मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, हरियाणा के लोग तो कंधे से ऊपर कमजोर हैं। तो ये वाली चीजें हम तो नहीं सहन कर सकते। क्यों हमारे ऊपर अनपढ़ नेता राज करेंगे? मुझे बोलते हैं हरियाणा के युवाओं की आवाज। सुशिक्षित बच्चे धक्के खाते घूम रहे हैं, वो आज डोंकी में बाहर जाने की तो श्वेता युवाओं की आवाज उठा रही थी, क्या सिर्फ वो राजनीति में कहीं आने के लिए उठा रही थी? और मैं बिल्कुल निडर हूँ और बिल्कुल मजबूत हूँ। मैं तो न्यू करूँगा। अरे नेता बनने की क्यों नहीं सोचते, MP MLA बनने की क्यों नहीं सोचते? ये ना बार बार मुझसे हर एक पत्रकार ये सवाल पूछ रहा है, तो मैं आज इसका थोड़ा सा इतर जवाब देना चाहती हूँ। मंत्री पद होने के बावजूद भी ये हल्का सबसे पिछड़ा हुआ हल्का, ये आपने ना बिल्कुल बढ़िया बात कह दी। और ये ना मैं आपके चैनल के माध्यम से सब दर्शकों को कहना चाहती हूँ कि टिकट क्यों नहीं मिलेगी। टिकट लोग है ना प्रत्याशी हैं सारे के सारे, यदि उन्हें टिकट मिलती है तो उनका मैंने आपको पहले बोल दिया, मैं उनका साथ दूंगी पूरा। यदि आपने कमेंट्स पढ़े होंगे तो यही बोलते हैं भावी शिक्षा मंत्री शिक्षा। हम देखिए, आप जो मेरे से जानना चाह रहे हैं, निकलवाना चाह रहे हैं या जनता को सुनवाना चाह रहे हैं ना, वो मैं मतलब चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आप लोग भली भांति जानते हो, आज अपने साथ फ्रेम में मौजूद है श्वेता ढुल। बेरोजगार युवाओं की बड़ी बुलंदगी से ये आवाज़ उठाते आ रहे हैं काफ़ी लंबे अंतराल से, और जो काम विपक्ष का था, खैर अब तो ये खुद ही विपक्ष में आ गई है। श्वेता जी, सबसे पहले तो आपका अपना चैनल चढ़ता हरियाणा पर आपका स्वागत करते हैं। राम राम आपके सभी दर्शकों को। सोनू भाई आपको भी प्रणाम। श्वेता, जैसे लोग ये कहते हैं, जो मैं कमेंट पढ़ता हूँ जिन लोगों ने आपके इंटरव्यू करे हैं, कि जो श्वेता युवाओं की आवाज़ उठा रही थी, क्या सिर्फ वो राजनीति में कहीं आने के लिए उठा रही थी क्या? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं और इसका मैं जवाब बड़े स्पष्ट तरीके से देना चाहती हूँ। मैं 2019 तक खुद कैंडिडेट थी, खुद कैंडिडेट रही हूँ। मैंने HCS के 2 इंटरव्यू दिए हैं, IAS का 1 इंटरव्यू दिया है। जब मेरे साथ खुद के साथ भ्रष्टाचार हो गया तो मैंने अपने खुद के लिए आवाज़ उठाई सबसे पहली। फिर मैंने देखा कि भर्तियों में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, हरियाणा में व्याप्त है। बहुत सारे बच्चे मुझसे आकर मिलने लगे, बताने लगे, और मैंने ये सोचा कि किसी ना किसी को तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद 1-1, 2-2 नंबर से HCS इंटरव्यू में फेल कर दी गई थी। मैंने आंसर कॉपीज भी निकाली हैं, मैंने सब कुछ देखा, और आज तक भी मेरी लड़ाई चल रही है, हाईकोर्ट में है, श्वेता ढुल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो मैंने उनकी जब लड़ाई लड़नी शुरू करी, कागज़ों के साथ आने शुरू करी, ये सारी चीज़ें मैंने बोलनी शुरू की, तो वो इतना लंबा एक नाटक नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कोई अचानक से समाज सेवी बन गई और फिर मैंने अचानक से कोई नाटक करके अचानक से इसमें गई। नहीं, ऐसा नहीं था। मेरे खुद के ऊपर बीती, मैं खुद उसके भीतर से गुजरी हूँ, मेरे अंदर से वो चीज़ें निकली हैं कि हाँ, मुझे युवाओं के लिए बोलना है, किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा, अपने खुद के सपने को आग लगा के कि अब HCS नहीं बनना, अब यही लड़ाई लड़नी है, युवाओं की लड़ाई लड़नी है, रोजगार की लड़ाई लड़नी है। ये जो बेरोजगारी हरियाणा में है, जो 37.4% बेरोजगारी आ गई है, जो ग्रुप A और B में हरियाणा से बाहर के बच्चों का चयन हो रहा है, जो ग्रुप C और D में हमारे PhD तक के AA में ऐसे बच्चे लग रहे हैं, ऐसा कैसे हरियाणा का सत्यानाश हो सकता है? जो बच्चे जिन्हें हरियाणा में ही जॉब मिलनी चाहिए, सुशिक्षित बच्चे धक्के खाते घूम रहे हैं, वो आज डोंकी में बाहर जाने की सोच रहे हैं। तो ये बड़ा पेनफुल रहा। और ये सफ़र जब मैं अब इसमें चलती गई आगे, तो मुझे एक समय पर ये रियलाइजेशन हुआ कि अब राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि बाहर बैठकर मैं केवल आवाज़ उठा पा रही हूँ। वो आवाज़, जितनी आवाज़ सरकार तक पहुँच रही है, उस पर काम भी हो रहा है, कई जगह काम नहीं हो रहा है, कई चीज़ें ठीक होनी चाहिए जो हो नहीं पा रही है, जो शायद मुझ जैसे इंसान यदि राजनीति में जाते हैं, पढ़े लिखे, वो खुद पॉलिसी बना सकते हैं, खुद चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो वो ऐसे आना हुआ। जैसे आप मुद्दे उठाती हो जी, वो काम विपक्ष का था, खैर अब तो आप विपक्ष में आ गई हो जी। मैं पूछता हूँ, मैंने बड़े बड़े नेताओं से पूछा, लेकिन किसी ने सम्मानजनक जवाब नहीं दिया जिससे संतुष्टि हो सके दर्शकों की। विपक्ष कमजोर है या मजबूर है, ये इन लोगों को समझ आ रहा। मैं विपक्ष हूँ, जैसा कि आपने कहा, और मैं बड़ी बुलंदी से आवाज उठा रही हूँ, और मैं बिल्कुल निडर हूँ और बिल्कुल मजबूत हूँ। ठीक, एक सवाल और है, मेरे तो सवाल जनता का रहा है, जो आम जनता में चल रहा है। जी। ये कहते हैं कि श्वेता ने कलायत को ही क्यों चुना, कलायत ही क्यों? ये ना बार बार मुझसे हर एक पत्रकार ये सवाल पूछ रहा है, तो मैं आज इसका थोड़ा सा इतर जवाब देना चाहती हूँ जी। मैं भारत की नागरिक हूँ, मैं हरियाणा वासी हूँ। मैंने हरियाणा के प्रत्येक बच्चे के लिए, चाहे वो किसी भी जिले से आता हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, 36 बिरादरी का, सबकी आवाज़ उठाई है।
मुझे बोलते हैं हरियाणा के युवाओं की आवाज, मुझे बोलते हैं हरियाणा की भर्ती विशेषज्ञ। मैंने हरियाणा के स्तर पे काम किया है, तो पूरा हरियाणा मेरा हुआ ना, मैं पूरे हरियाणा की बेटी हुई ना, तो मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ। पहला जवाब तो ये हुआ। दूसरा, ये हल्का मेरा पुराना पाई हल्का भी है जी। मेरा परिवार जितना पाई में है उससे ज्यादा सिरधा में बैठा हुआ है, फरीबाद में बैठा हुआ है। यदि लोग यही सुनना चाहते हैं तो वो तो इस हल्के के पार्ट हैं। ठीक। तीसरी चीज, यहाँ मंत्री बैठी हुई हैं कमलेश ढांडा जी। इस हल्के के यदि आप हालात देखेंगे तो बहुत बुरे हैं। मंत्री पद होने के बावजूद भी ये हल्का सबसे पिछड़ा हुआ हल्का है मेवात के बाद, यदि मैं बात करूं तो। यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। सड़क हो गई, या आपकी पीने के पानी की असुविधा, पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, या प्राथमिक उपचार केंद्र हो गए, या लाइब्रेरी की सुविधा नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। पानी की निकासी की सुविधा असुविधा है, तो यहाँ तो आना ही था। फिर ये तो कलायत के लोग ये बोलते हैं कि कलायत कोई राहगीर है कि जो भी आएगा आता जाता चल लेगा। कलायत में थोड़े योग्य युवा है, ये भी बोलते हैं। कलायत के कितने प्रतिशत युवा ये बोलते हैं, और कितने प्रतिशत युवा ये बोलते हैं कि कलायत को एक अच्छे पढ़े लिखे सुशिक्षित योग्य उम्मीदवार की जरूरत है, नेता की जरूरत है, जो अपनी योग्यता के बल पे यहाँ आए। जैसे आप मुझे देखते हैं, मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूंगी, मैं किसी नेता की बेटी नहीं, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, मेरे पिताजी भी इसमें, मेरा मतलब पूरा परिवार सरकारी नौकरी में रहा है, मुझे भी सरकारी नौकर बनना था। लेकिन श्वेता का आज नाम कैसे हुआ? योग्यता के बल पे हुआ ना मैंने गरीबनी अपने आप को बताया, ना मैंने बेचारगी दिखाई है कोई, ना मैंने ये कहा है कि मैं किसी नेता की बेटी हूँ इसलिए मैं यहाँ पे, मैं योग्य हूँ। मैंने बच्चों के शिक्षा के मुद्दे उठाए हैं। मैंने हरियाणा में चाहती हूँ कि स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा खुले, अच्छी शिक्षा मिले बच्चों को, हमारे बच्चे भी बहुत नाम कमाए। अब यहाँ पे यदि HCS की यदि मैं बात करती हूँ, 100 में से 61 बच्चे लगते हैं, सरकार को 39 बच्चे मिलते ही नहीं, क्योंकि बच्चे, सरकार क्या कहती है, योग्य बच्चे ही नहीं है। मुख्यमंत्री क्या कहता है, हरियाणा के लोग तो कंधे से ऊपर कमजोर हैं। तो ये वाली चीजें हम तो नहीं सहन कर सकते, हमारे तो बस से बाहर है। तो जी, मैं अपनी योग्यता के बल पे आई हूँ, और जितने प्रतिशत लोग यदि उलट बोलते होंगे, बहुत सारा प्रतिशत ऐसा होगा जो चाहता होगा कि अच्छा यहाँ पे नेता बने। श्वेता, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो लोग नेता का बेटा को तो नेता मान ले हैं, लेकिन जो आप जैसा, हमारे जैसा आम परिवार से निकल के आता है ना बच्चा, उसको एक्सेप्ट नहीं करती जनता कभी भी? बहुत कम चांस होते हैं कि ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट करे। ये आपने ना बिल्कुल बढ़िया बात कह दी, और ये ना मैं आपके चैनल के माध्यम से सब दर्शकों को कहना चाहती हूँ कि हम क्यों नेता का बेटा नेता बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा, ये जन्मसिद्ध अधिकार मान के चलते हैं, चाहे वो योग्य हो या ना हो। और कोई योग्य बच्चा हो, कोई आम बैकग्राउंड से, साधारण बैकग्राउंड से निकल के आ रहा हो, जिसने एक अदम्य साहस का परिचय दिया। श्वेता ढुल कौन थी? श्वेता तो नॉर्मल लेके अपनी HCS की तैयारी कर रही थी, सिविल सर्वेंट बनना था, लेकिन श्वेता ने एक कोई कहीं तो परिचय दिया अपने साहस का, कुछ तो किया कि आज सब लोग जान रहे हैं मुझे मेरे नाम से। तो यदि मेरे जैसा बच्चा या मेरे जैसा इंसान अपनी योग्यता के बल पे ये सोच रहा है कि वो राजनीति में जाके युवाओं के लिए कुछ अलग कर सकता है, तो उसको एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? ये मैं आप लोगों से सवाल करना चाहती हूँ कि आप लोगों को ये चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए। हमारे बच्चे ग्रुप D में जा सकते हैं। हमारे बच्चे पता क्या सोचते हैं, ग्रुप D में लागूंगा, ग्रुप C में लागूंगा, मैं तो बेबे पुलिस में जाऊंगा, मैं तो न्यू करूंगा। अरे नेता बनने की क्यों नहीं सोचते? MP MLA बनने की क्यों नहीं सोचते? क्यों हमारे ऊपर अनपढ़ नेता राज करेंगे? क्यों हम खुद विधानसभा में पहुंच के पॉलिसीज नहीं बना सकते हैं? मैंने विधानसभा के सेशन लगाए हैं जी, 3-3 मिनट का समय मिलता है एक विधायक को, 3-3 मिनट का समय गंवा दिया जाता है बेदर्दी से। आपको अपने हल्के के मुद्दे रखने हैं। आप हमारी मंत्री को देख लें, कलायत की कितनी बार उन्होंने समस्या रखी है विधानसभा में जाके, कितनी बार समय वेस्ट हुआ है इन पिछले 4-4.5 सालों में। आपको कितनी बार समय मिला था विधानसभा में, आप जाके बात रख सकती थी, ग्रांट मिल सकती थी, चीजें हो सकती थी, लेकिन आपने नहीं कही है। तो क्यों हम अपने ऊपर अनपढ़ नेताओं को राज करने दें? क्यों नहीं हम इतना साहस पैदा करते कि हम जाके उन्हें चैलेंज करें और हम कहें कि हम जाके बैठेंगे वहां पे? श्वेता, जो चुनावी रण में उतरोगे ना आप, अभी तो 1 साल से कम का समय बचा है, अगर टिकट नहीं मिलती तो क्या रहेगा श्वेता का, अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती तो? देखिए, मैं तो सोनू भाई ये कहूंगी कि टिकट क्यों नहीं मिलेगी। कई बार टिकट, हाँ, पहली बात टिकट क्यों नहीं मिलेगी?
मुझ जैसी लड़की को यदि टिकट नहीं मिलती है तो शायद जितना विश्वास लोग पढ़े लिखे लोगों पर या योग्य लोगों पर या थोड़ा साहस अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करेंगे ना कि हाँ हम उतरेंगे, हम सिस्टम को बदलेंगे सब कुछ, तो वो विश्वास टूट जाएगा। तो टिकट क्यों नहीं मिलेगी? टिकट मिलनी चाहिए। मैं उसके लिए मेहनत कर रही हूँ। मैं पिछले 6 महीने से मैं घूम रही हूँ सारे हलके में। मैं बहुत सारे गांव डोर टू डोर कर चुकी हूँ और आगे भी मैं मिलने वाली हूँ और मैं अपने ऊपर पूरा विश्वास भी रखती हूँ। लेकिन फिर भी मुझ में अगर कहीं कमी रह जाती है और टिकट नहीं मिलती है, किसी और उम्मीदवार को मिलती है, तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूँगी और जिसको मिलेगी मैं उसका साथ दूंगी। कोई बगावत तो नहीं करोगे अगर भाई टिकट नहीं मिली तो? बगावत वाला सवाल ही नहीं पैदा होता। इतना मतलब इतनी हल्की और इतनी शैलो राजनीति करने नहीं आई हूँ मैं लंबा चलने के लिए आई हूँ। मुझे सच में बदलाव करना है। मुझे ये नहीं है कि थोड़े से टाइम में अच्छा है, ये नहीं हुआ तो ये कर, नहीं भाई, मुझे तस्वीर बदलनी है। मुझे हरियाणा के युवाओं की तस्वीर बदलनी है। मेरे अंदर एक आग जली हुई है, एक जुनून है कि बच्चों के लिए बदलाव लाना ही लाना है। जब बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, किताबों में औंधे पड़े रहते हैं, लाइब्रेरीज में पड़े हुए हैं कि ये, और फिर वो पैसे पे या भ्रष्टाचार के उसमें नौकरियां मिल जाती है, बड़ा दुख है उस चीज़ का। वो तो बदलाव करना, और वो बदलाव कैसे आएगा? ठहराव से, परिपक्वता, मैच्योरिटी से और सही डिसीजन से। तो मैं ऐसी शैलो राजनीति नहीं करूँगी। तो जैसे कांग्रेस में फूट की बात अक्सर आती रहती है और किसी से छुपी भी नहीं है, चाहे आप कितने सियाने बन लें कि भाई हमारे अंदर फूट नहीं है। आप कहें जब प्रवेश करिए कार्यालय में तो सभी की फोटो है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो विपक्ष के नेता भी हैं और 10 साल सीएम रहे हैं कांग्रेस में, उनकी फोटो आपके बैनर पे नजर नहीं आई मुझे कहीं भी। भाई वो भी डाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बना देंगे। ये तो यहाँ पे ऐसे स्पेसिमेंट्स लगा रखे थे तो उन्होंने आके डाल दिए हैं, लगा दिए हैं। रणदीप गुप्ता और हुड्डा गुट का 36 का आंकड़ा है। वो आंकड़ा कुछ भी हो, मैंने तो अभी 2-3 दिन पहले कांग्रेस ज्वाइन की है, तो मैं तो धीरे धीरे इसे समझूंगी। मैं तो ये है कि हाँ, सरकार की गलत नीतियों के बारे में बोलती थी और मुझे तो मुखरता से बोलना था। दूसरा, मैं श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। मुझे वो सच्चे अच्छे लीडर लगते हैं। वो हमेशा फैक्ट पे बात करते हैं। वो कभी कोई, मैंने देखा नहीं निजी टिप्पणी उन्हें करते हुए। भाई मैं एक चीज़ पहले बोलती थी, दोबारा बोलती हूँ कि कोई इशू होता है ना, एक इशू उसके 4 बिंदु, 1 2 3 4, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? 1 2 3 4, सरकार को क्या करना चाहिए? 1 2 3 4, बस। उससे इतर उतर कोई और चीज़ बोलेंगे ही नहीं। वो एक बंधी सी चीज़ में पूरा इशू रख देते हैं और मुद्दे बेस्ड बात करते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ उनसे, इसलिए आपने उनकी वहाँ पे तस्वीर देखी है, उनकी लगाई है। यदि आप लोगों को लगता और भी लगा देंगे, आप मुझे सारे नाम लिख के देते, सबकी लगा देंगे हम लोग। क्या जयप्रकाश जेपी की भी नजर आ सकती है? देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहेंगे। हम लोग हैं ना, प्रत्याशी हैं सारे के सारे। यदि उन्हें टिकट मिलती है तो उनका, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, मैं उनका साथ दूंगी पूरा पूरा। ऐसा है नहीं कि मैं नहीं दूंगी। तो यदि आप चाहते हैं कि प्रत्याशियों की भी लगनी चाहिए तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा जी। श्वेता, जैसे जो चुनावी मुद्दे होंगे ना आपके, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाओगे आप? भाई मैं इन चीज़ों का सोल्यूशन करूंगी तो आप मेरा साथ दो। सबसे पहले तो पूरा कलायत हल्का जान ले कि मेरे को शिक्षा और रोजगार, ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिनको मैं कभी नहीं छोड़ने वाली। मुझे हर एक बच्चा सुशिक्षित चाहिए, अच्छी शिक्षा के साथ। हर एक स्कूल में सारी की सारी सुविधाएं चाहिए और मैं मॉडर्नाइज करना चाहती हूँ स्कूलों का, आधुनिकीकरण करना चाहती हूँ। ऐसे बातों में नहीं, ये जो टैब बांट दिए और टैबों के वो खोल दिए हैं, ऐसे नहीं। पूरी डिजिटल स्क्रीन्स के साथ ये सब कुछ। तो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने की मेरी एक बहुत ज़्यादा इच्छा, और इसी के लिए शायद मुझे जितने लोग, यदि आपने कमेंट्स पढ़े होंगे तो यही बोलते हैं भावी शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा। हमेशा क्यों बोलते हैं? क्योंकि शिक्षा के लिए ना अंदर से बहुत ज़्यादा वो भी है, मेरे अंदर आग भी है, जुनून भी है। 4803 सरकारी स्कूल बंद हो गए, उसके खिलाफ मैंने मुहिम भी चलाई थी, शिक्षा बचाओ स्कूल बचाओ मुहिम, जिसके लिए मैं आदमपुर तक, मतलब सारी जगह मैं घूम के आई थी। और मैं स्कूली बच्चों के साथ बाहर बैठी हुई थी, आंदोलन भी किया था। पहला रहेगा शिक्षा। दूसरा रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 4.5 लाख सैंक्शन स्ट्रेंथ है हरियाणा में, और 4.5 लाख में से 2.25 लाख पद अभी भी सरकारी पद खाली हैं। इसके अलावा प्राइवेट रोजगार कैसे लाया जा सकता है? क्योंकि 4.5 लाख पदों पे सारे युवा नहीं लग रहे हैं। तो कैसे हम अपने इस कलायत क्षेत्र में कोई ऐसे इंडस्ट्री ला सकते हैं या प्राइवेट रोजगार शुरू कर सकते हैं, वो वाले आइडियाज। शिक्षा रोजगार के बाद जितनी मूलभूत सुविधाएं, क्योंकि ये हल्का पिछड़ा हुआ, मैंने क्यों बोला? क्योंकि इस हल्के में मूलभूत सुविधाएं, सड़कें नहीं है,
सड़कें विल बी अ वेरी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। पीने का पानी, मैं गई हूँ जैसे वहाँ पे डुंडवा में भी मैं गई, वहाँ पे बड़ी बुरे हालात हैं। पानी की वो टोंटियाँ का कनेक्शन अंदर दे रखा है लेकिन पानी नहीं पहुँच रहा है, लेकिन पानी के बिल पहुँच रहे हैं। तो पानी एक बड़ा मुद्दा रहेगा, पानी की निकासी का एक बड़ा मुद्दा रहेगा। यदि आप कमालपुर वगैरह, तो बहुत पानी भरा हुआ है वहाँ पे, बहुत बुरे हालात हैं, और उन्हीं के बीच में उनका शमशान की भूमि है, वो भी एक बड़ा इशू है। ये वाले मुद्दे जो मूलभूत सुविधाएं हैं ना, सबसे पहले उसे क्लियर करेंगे। देन जैसे चमके हैं और हल्के, और हल्के देखिए क्या होता है ना कि जहाँ पैसा आता है वहाँ समृद्धि आती है। रोहतक हम देखते हैं, मुख्यमंत्री वहाँ से बने और रोहतक एकदम से चमक गया। रोहतक के जो लैंड के प्राइसेस हैं, जमीन के जो पैसे हैं, वो एकदम से राइज होने लगे, प्लॉटों की कीमतें बढ़ गई, समृद्धि अपने आप आ गई। ये हल्का है। इस हल्के में क्या है कि कोई अच्छा ऐसा कुछ भी अस्पतालों में होता है, फटाफट रेफर कर देते हैं पीजीआई चंडीगढ़ या रोहतक। ऐसा ना हो, लोग कैथल रेफर करें, ऐसी चिकित्सक सुविधाएं होनी चाहिए। यहाँ पे लोग रेफर करें, यहाँ पे यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, यहाँ पे अच्छे अच्छे शैक्षणिक संस्थान खुलने चाहिए, यहाँ पे सुंदर बढ़िया सड़कें होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपने आप उन चीज़ों के लैंड के प्राइसेस हाई होंगे, समृद्धि आ जाएगी। तो मेरा मतलब लॉन्ग टर्म ये विजन है कि मैं चाहती हूँ कि हल्का एकदम चमक जाए, एकदम बढ़िया हो जाए, यहाँ पे सुख समृद्धि शांति है। जैसे आपने बताया कि शिक्षा में रहेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो आपकी विचारधारा है जी, ये थोड़ी किसी और पार्टी से मैच खाती है, जो स्पेशली इन मुद्दों पे चुनाव लड़ती है। आम आदमी पार्टी वहां जाने की सोची है? नहीं, आम आदमी पार्टी के साथ मेरी विचारधारा मेरे मैच नहीं करती है, ज्यादा मैच नहीं करती है, क्योंकि ना मैं करते हैं, मैंने दिल्ली में ऐसे स्कूल बना दिए, अब पंजाब में ऐसे स्कूल हो रहे हैं। मैं कभी ना इस मुद्दे पे जरूर बात आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं शिक्षा के जगत में उन्होंने काम किया, मॉडर्नाइजेशन पे किया है, लेकिन दिखाया ज्यादा है, किया एक्चुअल में उतना नहीं है। ये मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि जब शीला दीक्षित की सरकार थी वहाँ पे, और फिर अरविंद केजरीवाल जी की आई है, जैसे सरकार आई है, तो ये बोलते हैं कि वो इन्हें कभी कोई मतलब इनका सरप्लस रहा है एक्सपेंडिचर, ये स्टेट सरप्लस उसमें रहा है, कभी भी इनके ऊपर बर्डन नहीं आया है एक्सचेकर का कुछ भी। तो ये हमेशा से ही सरप्लस था दिल्ली, कभी ऐसा नहीं था कि केजरीवाल जी की रिजाइम में ही हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें ना ऐसे दिखाई गई हैं जो अभी नई नई हुई हैं, जबकि ऐसा नहीं था, पुराना था। और ये सच में एक बहुत बड़ा चीज़ रहेगी जिसे हम कभी और डिस्कस करेंगे। बहुत सारी ऐसी भी हैं चीज़ें जहाँ क्या कहते हैं, पैसा कुछ और लगा हुआ है, बता कुछ और रहे हैं, तो वो अलग से रहेगा, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। मैं श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि आप यदि कभी उनके साथ बैठेंगे ना, उनकी दूरदर्शी यदि सोच कभी समझेंगे, जो उन्होंने बच्चों के लिए सोच के रखा है कि हम गांव में सुशिक्षित बच्चों को कैसे रोक सकते हैं, कैसे उनका पलायन बाहर होने से रोक सकते हैं। मजबूरीवश पलायन, एक तो होता है शौकवश की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आप स्टडी वीजा पे जा रहे हैं उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मजबूरीवश किले बेच के जो जा रहे हैं, तो उन बच्चों को कैसे कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। वो रोजगार के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस है। बहुत बार मेरी डिस्कशन भी हुई है सर के साथ इस मामले को लेके, और मैं उस विचारधारा को देखते हुए, उस विचारधारा को सोचते हुए चौधरी साहब के साथ, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ, पहले मंत्री थे वो जी, कैथल से ही हैं जी, आपने बोला कि मैं चाहती हूँ कि भाई लोग कैथल रेफर करें, अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो ऐसे हॉस्पिटल बने। तो वो तो रहे हैं, उन्होंने उनके रहते हुए क्यों नहीं किया ऐसा? उन्होंने एक बात बताइए, कैथल में जब नहीं थे तो क्या था कैथल में? सरकारी हॉस्पिटल बना है, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, ये बोला गया था कि यहाँ पीजीआई बनेगी और लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। तो ये कब बना, आप ये बताइए। ये सुरजेवाला के राज में बना है, लेकिन हॉस्पिटल तो पहले भी था, पुराना था। अब मैं एक बात बताती हूँ, उन्होंने बना दिया, उसको अपग्रेड करना, उसको आगे बढ़ाना, वो तो आगे रिजाइम्स आती जाएंगी, वो करेंगे ना, या उसको खत्म कर देना, या यहाँ पे चिकित्सक ही ना आना। चिकित्सकों का अभाव है। अभी आपने अगर अखबार में पीछे पढ़ा हो तो चिकित्सकों का अभाव है, चिकित्सक नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी मशीनरी चाहिए, कोई वो अल्ट्रासाउंड पता नहीं बेसिक जो मशीनरी होती है वो नहीं है। वो कौन ला के रखेगा? किसका काम है? वो मौजूदा विधायक का है, मंत्री का है। तो वो नहीं करेंगे, उसे अपग्रेड नहीं करेंगे तो कैसे होगा? शुरू करने वाले ही वो हैं। यहाँ पर इतने सारे जितने सुधार हुए, जो कैथल देखने लायक बना है वो बना भी तो उनकी वजह से है। तो आगे यदि आप उनको ही राज देते जाएंगे या कुछ भी है, या आगे परमात्मा करे उन्हें मिले, तो फिर आगे वो उसको और भी
बढ़ाएंगे, अपग्रेड करेंगे, बिल्कुल बढ़िया बनाना है। उनकी सोच में भी है, बार बार वो ये चीज़ बोलते भी, अनेकों मंचों पे उन्होंने बोला है और मैं भी बोल रही हूँ कि मैं जानती हूँ सर आएंगे, और जब सर आएंगे तो देखना कल ये कैथल कितना ज़बरदस्त चमकने वाला है। सर आप चौधरी साहब को बोल रहे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी रणदीप को, सिंह सुरजेवाला जी को क्या सीएम हो सकते हैं आने वाले हरियाणा के, लगता है आपको? जी बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। वैसे तो ये पार्टी हाईकमान का फैसला रहेगा, इसमें मुझ जैसे किसी इंसान को टिप्पणी तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो एक मजबूत कद्दावर नेता हैं और हाँ वो सीएम के दावेदार भी रहेंगे। कद्दावर नेता है, इस बात में कोई दुराई नहीं है। जो जनता में बात चलती है ना, वो ये कहते हैं कि रणदीप दूसरों को जितवाना तो बहुत दूर की बात है, रणदीप सिंह सुरजेवाला खुद की सीट के लाले पड़ जाते हैं। देखो आप दिलाराम जी का तो पिछले दिनों बयान भी आया था कि हमने तो भाई दोसर कर दिया, इनको 2 बार हरा लिया, अब तो हमारा हाथ बैठ गया इनके ऊपर, बड़े आराम से हरा देंगे आगे भी। चलो देखते हैं, हम चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और हम देखते हैं। दूसरा, आप ना नेगेटिव लोगों से ही मिल रहे हो, पॉजिटिव लोगों से मिलो जो ये कहते हैं कि वही बनेंगे, उन्होंने ही कैथल का सुधार किया है। सभी से मिलता रहता हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ उन्होंने ही कैथल का सुधार किया है। कैथल था क्या? मैं ऐसे लोगों से मिलती हूँ क्योंकि मैं उनकी बात करती हूँ तो मुझे ऐसे लोग मिलते हैं, बोलते कैथल का सुधार है रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कर दिया, ये था के कि में भी कुछ भी कौन था और आगे इसे न बढ़ावांगे। तो मैं कह रही हूँ कि दोनों तरीके के लोग होते हैं, कुछ लोगों की विचारधारा कुछ और होती है, कुछ लोगों की विचारधारा कुछ और होती है। हमें सिर्फ अपने दिमाग से सोचना होता है कि हाँ कैथल पहले कैसा था, उनके आने के बाद कैसा हुआ, और अब जो मौजूदा विधायक और मंत्री हैं उनके आने के बाद क्या नई चीजें आई हैं, क्या आई हैं, नहीं आई हैं, डाउनग्रेड हुआ है, क्या हुआ है, और उसके आधार पे आप अगला फैसला लें। श्वेता, मेरा लिए लास्ट ही सवाल है, मैं हरियाणा के 3 नेताओं के नाम लूंगा आपके आगे, ये बताना कि श्वेता ढोल उनके बारे में क्या सोचती है। जी, सबसे पहले लेता हूँ, हरियाणा की राजनीति में बड़ा नाम है उनका, चौधरी वीरेंद्र सिंह। अच्छे नेता हैं, बढ़िया नेता हैं, अच्छा है उनका। जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अच्छे नेता हैं, जन नेता हैं, बढ़िया नेता हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। बहुत अच्छे नेता हैं, बढ़िया नेता हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। देखिए, आप जो मेरे से जानना चाह रहे हैं, निकलवाना चाह रहे हैं या जनता को सुनवाना चाह रहे हैं ना, वो मैं मतलब मैं जैसी हूँ ना, मैं बिल्कुल सच सच बोलूंगी आपको। ये ना हमारे बुजुर्ग हैं, आदरणीय हैं, इन सब ने राजनीति में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है सबने, और मैं बिल्कुल नई नई मेरी राजनीति में एंट्री हुई है। मैं एक नाम आपके सामने बार बार लेती हूँ, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, क्योंकि उनसे मैं प्रभावित हूँ। बाकी सबका मैं हाथ जोड़ के सम्मान करती हूँ बहुत अच्छे से। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ। अंत में जो जनता आपको देख रही है, कल्याथ की जनता, हरियाणा की जनता देख रही है, तो क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम हमेशा अपना वोट ना जाति पाति धर्म ये सब देख के देते हैं, क्यों ना इस बार अपना वोट शिक्षा को सोचते हुए दें, या रोजगार को, अपने बच्चों के बारे में, आने वाली पीढ़ी के बारे में ये सोच कर दें। आप किसी भी पार्टी का चुनाव कर रहे हैं, उसमें अच्छे उम्मीदवार का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़रूर करें। मेरा नाम श्वेता ढुल है, मैंने हमेशा बच्चों के रोजगार और शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है, और वो लड़ाई मैं निरंतर आगे लड़ती रहूंगी जैसे भी बनेगा। हाँ, मुझे आपके सहयोग की, आपके साथ की, आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, वो ज़रूर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी श्वेता ढोल, आपने इनकी पूरी बातें सुनी। एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। अंत में चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। जय जवान जय किसान।